आज की क्लास में हमें 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। एक तो हमें महाजनपद काल के बारे में पढ़ना है, हमें महाजनपद पीरियड के बारे में बात करनी है और महाजनपद पीरियड के बाद जो हमें चर्चा करनी है, हमें मगध के बारे में बात करनी है, हमें राइज ऑफ मगध को देखना है और राइज ऑफ मगध देखने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों की चर्चा करेंगे, फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी जल्दी उनका जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों को पुरानी चीजें याद है या नहीं है। दोस्तों, मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि वैदिक पीरियड में जो समाज है, सोसाइटी है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी? सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी? तो कौन सी थी सबसे छोटी इकाई? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी? तो जवाब आएगा कि सर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो परिवार या कुल हुआ करती थी, फैमिली या कुल हुआ करती थी और इसका जो प्रमुख है, जो इसका हेड है, वो कुलपति कहलाता था। अगला, गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? काऊ के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है वैदिक टेक्स्ट में? तो जवाब आएगा कि सर गाय के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है तो गाय को अघन्या कहा गया है। सभी लोगों को जवाब देना है, बाद में फालतू के कमेंट करना दोस्तों। पहले ध्यान दो पढ़ने पर, पहले ध्यान दो रिवीजन करने पर, ठीक है। तो गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात जिसे मारा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी किल्ड। गाय को अघन्या कहा गया है और अघन्या का मतलब होता है जिसे मारा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी किल्ड। ठीक है, जिसे मारा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी किल्ड, तो उसे अघन्या कहा गया है। अगला सवाल मेरा आपसे है कि निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? निष्क जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है? तो सर ये आभूषण के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये ऑर्नामेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऑर्नामेंट के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे यह है दोस्तों कि ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट डिएटी कौन थे और लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट डिएटी कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे और उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो जवाब आएगा कि ऋग्वैदिक पीरियड में इंद्र वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिएटी, इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे और वहीं उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति हैं वो सबसे महत्वपूर्ण देवता हो गए। अगला सवाल आपसे यह है, प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो जवाब आएगा कि सर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि हमने डिस्कस किया था कि वैदिक पीरियड में 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। वैदिक पीरियड में 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक था विदत, दूसरा था सभा और तीसरी थी समिति। ठीक है, एक था विदत, एक था सभा और एक थी समिति। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, इन तीनों में से राजा का निर्वाचन कौन करती थी? इन तीनों में से किंग का इलेक्शन कौन करती थी? जवाब देंगे त्रस्या है, आदर्श है, राज है, एसएससी स्टडी है, 2112 जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। तो जो समिति है प्यारे दोस्तों, समिति ये राजा का निर्वाचन करती थी सर, ये किंग को इलेक्ट करने का काम करती थी, ये किंग को इलेक्ट करने का काम करती थी। वहीं जो सभा है, सभा का मुख्य कार्य होता था न्याय के कार्य देखना, ये जुडिशियल फंक्शन को देखा करती थी। ये जुडिशियल फंक्शन या जो जुडिशियल फंक्शन होते हैं, न्यायिक कार्य होते हैं, उनको ये देखा करती थी। ठीक है, याद रखना। विदत जो है वो सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था थी, विदत जो है वो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि वरुण जो है, तो वरुण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वरुण देवता, समुद्र के देवता,
वरुण जो कि गॉड ऑफ सी थे, इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जवाब आएगा वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है सर, ऋतस्य गोपा, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि हमने ऋग्वेद में एक वर्ड का यूज किया था और वर्ड था जनस्य गोपा। क्या मतलब था इसका? या गोपा जनस्य, इस वर्ड का मतलब क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनस्य गोपा और गोपा जनस्य? क्या मतलब था इस शब्द का? जनस्य गोपा या गोपा जनस्य, इस शब्द का मतलब क्या था? इस वर्ड का मतलब क्या था? बिल्कुल डालेंगे, अभी पहले ये कर लेते हैं, वो भी करेंगे। तो सर इसका मतलब होता था जो जन का प्रमुख, कबीला प्रमुख जो होता था, हेड ऑफ ट्राइब, इसका मतलब था हेड ऑफ ट्राइब। जो भी हेड ऑफ ट्राइब था उसी को जनस्य गोपा या गोपा जनस्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपसे यह है दोस्तों कि आयरन का जो उपयोग है, लोहा का जो प्रयोग है, तो कहां से शुरू हुआ है और हमें इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहां से शुरू हुआ है, फिर कब शुरू हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड, और हमें इसके एविडेंस कहां से मिले हैं? हमें इसके एविडेंस कहां से मिले हैं? तो क्या जवाब दोगे कि सर आयरन जो है ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। इट स्टार्टेड इन लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुई थी और इसके जो साक्ष्य हैं वो अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। इसके जो एविडेंस हैं वो अतरंजी खेड़ा में मिले हैं उत्तर प्रदेश में। इसके एविडेंस अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि पशुपालन किनका मुख्य व्यवसाय था? जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो किसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था? वो किसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था? तो जवाब होगा कि सर ऋग्वैदिक पीरियड में, सर ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोग थे उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री था। ऋग्वैदिक काल में जो भी लोग थे उनका प्रमुख जो व्यवसाय है, प्रमुख जो व्यवसाय है वो पशुपालन हुआ करता था, एनिमल हस्बेंड्री हुआ करता था। एक वर्ड हमने पढ़ा था यव और एक वर्ड हमने पढ़ा था ब्रीही। इनका मतलब क्या है? यव और ब्रीही, ये जो वर्ड हमने पढ़े थे यवा और एक वर्ड हमने पढ़ा था ब्रीही, इनका मतलब क्या होता है? सर यव जो वर्ड है ये जौ के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड है। ये वर्ड जो है हमने बार्ले के लिए यूज किया था और जो ब्रीही है ये हमने राइस अर्थात चावल के लिए इस्तेमाल किया था। राइस अर्थात चावल के लिए इस्तेमाल किया था। तो जो यव है वो हमने बार्ले के लिए यूज किया है, जो ब्रीही है वो हमने राइस के लिए यूज किया है। ये पता होना चाहिए, छोटे छोटे वर्ड हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। गोमत एक वर्ड आया था, गोमत। गोमत का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गोमत? सर जो गोमत वर्ड है ये भी गाय से निकला है और गोमत जो है वो धनी व्यक्ति को कहा जाता था। गोमत जो है वो धनी व्यक्ति को कहा जाता था, वो वेल्दी पर्सन को कहा जाता था, वेल्दी पर्सन को कहा जाता था। जो भी धनी व्यक्ति है उसे वेल्दी पर्सन को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल हेल्प करेगा। अगला मेरा आपसे सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, एक तो यव हो गया, ब्रीही हो गया, गोमत हो गया, ये सारी चीजें हो गई। यहां से एक क्वेश्चन और आता है पणी। पणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सर जो पणी वर्ड है ये व्यापारी के लिए किया गया है, व्यापारी जो ट्रेडर होते थे उनके लिए। एक और वर्ड है, वर्ड है वेकनाट, वर्ड है वेकनाट, इसी को उसी दिन भी बोलते हैं। तो वेकनाट वर्ड का यूज किसके लिए किया गया है? वेकनाट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वेकनाट जो वर्ड है, हाँ बहुत इनफ रहेगा, बहुत इनफ रहेगा। आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, दऊ सेरीवार, आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। ठीक, तो जो वेकनाट शब्द है ये सूदखोर को कहा जाता था। ये किसे कहा जाता था? सूदखोर, मनी लैंडर, वो व्यक्ति जो ब्याज पर पैसे देता था। अगला सवाल आपसे यह है कि लोहा, आयरन, आयरन के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? आयरन के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? तो सर आयरन के लिए, अरे यार देखो अभी मैं रिवीजन करा रहा हूं, अभी कम से कम ये मत बोलो कि हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, मैं रिवीजन करा रहा हूं। रिवीजन में सिर्फ सुनने के लिए, वो तो मैं लिख दे रहा हूं जानबूझ के। अभी सिर्फ फोकस करो कि आपने क्या याद किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ज्यादा फोकस ना डिमांड पर होता है कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। जो मिल रहा है ना दोस्तों, इसको आप पहले ना कैपिटलाइज नहीं करते हो।
आप कोशिश ये करते हो कि नहीं सर ये भी दे दो, वो भी दे दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। ये मैंने पहली बार यहीं आकर के देखा है। कोशिश ये करो कि पहले जो आपके पास है एटलीस्ट उसको अब्जॉर्व तो कर लो, उसको एक बार पढ़ तो लो अच्छे से। अब मुझे बताओ, ये रिवीजन मैं करा रहा हूँ, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं वर्ड लिख करके भी आगे बढ़ जाऊं तब भी काम बन जाएगा, है ना। सिर्फ सुनो ध्यान से और जवाब दो। तो सर जो लोहा है, लोहा, आयरन के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? बहुत बढ़िया सर, श्याम अयस और कृष्ण अयस जैसे शब्दों का प्रयोग है। श्याम अयस और कृष्ण अयस जैसे शब्दों का प्रयोग है। ऐसे वर्ड का यूज किया गया है लोहे के लिए अर्थात आयरन के लिए, लोहे के लिए अर्थात आयरन के लिए। ठीक है, अब एक और बात समझो, एक और बात देखो, एक और टॉपिक पर आते हैं, छोटा सा और रिवीजन करते हैं। हमेशा क्लास में ना शुरुआत के 10-15 मिनट 20 मिनट रिवीजन किया करेंगे। हर दिन हम शुरुआत के 20 मिनट में रिवीजन करेंगे ताकि पुरानी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद हो जाएं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने बता दिया तो मजा आ जाएगा। मुझे एक बात बताना, यमुना नदी जो है, यमुना नदी, इसका पुराना नाम क्या था? यमुना नदी का पुराना नाम क्या था? इसका एंशियंट नेम क्या था? तो जवाब आएगा कि सर यमुना का पुराना नाम था कालिंदी। यमुना को कालिंदी के नाम से जाना जाता था, इसका पुराना नाम था कालिंदी। ऐसे ही एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं कि जो सतलज नदी है, सतलज का पुराना नाम क्या था? इसका एंशियंट नेम क्या था? तो नाम आएगा शतुद्री, नाम था शतुद्री, इसका प्रमुख नाम था शतुद्री। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी, ये सारे टॉपिक हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद है कि यहां तक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है बढ़िया तरीके से क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे लगा लिए थे, प्रश्न भी हमने बहुत सारे लगा लिए थे। थोड़ा सा ना आज मेरी आवाज आपको स्लो आ रही होगी, रीजन ये है कि कल मैंने बहुत ज्यादा तेज पढ़ा दिया तो तब से मेरा गला बैठा हुआ है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉपरेट कीजिएगा। आवाज अच्छे से आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कर सकते हैं एसएससी 2027 के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। अब पहले ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम पीपीटी पर जाएंगे। यहां पर एक वर्ड आया है और वर्ड है महाजनपद। इंग्लिश में शॉर्ट में हम लिख देंगे महाजनपद, बाकी डिटेल कर लेंगे। देखो ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी हैं। एक समय पर जन हुआ करते थे, एक समय पर जन हुआ करते थे, जन आगे जाकर के जनपद में कन्वर्ट हो गए, जो जन है वही आगे जाकर के जनपद में कन्वर्ट हो गया, वही आगे जाकर के जनपद में कन्वर्ट हो गया, और यही जनपद आगे जाकर के महाजनपद में कन्वर्ट हो गया, यही जनपद आगे जाकर के महाजनपद में कन्वर्ट हो गया। अब महाजनपद ना हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर महाजनपद जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो महाजनपद का मतलब था कि अब जो टेरिटरी है, ऐसा मानो कि जन हो सकता है इतने इलाके में हो, जनपद इतने इलाके में हो, तो महाजनपद इतने बड़े इलाके में विस्तृत हो चुका था, इतने बड़े एरिया में महाजनपद आ चुका था। मतलब अब एरिया बढ़ता जा रहा था, जोग्राफिकल एरिया जो है, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा था, जोग्राफिकल एरिया एक्सपेंड कर रहा था, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो लगातार आगे बढ़ रहा था। ऐसा क्यों हुआ होगा सर? इसका एक ही कारण था, इसका एक ही रीजन था, प्राइमरी रीजन यही था कि हमने बहुत अच्छे से आयरन, एग्रीकल्चर और ट्रेड करना सीख लिया था, हमने बहुत अच्छे से लोहे का प्रयोग करना सीख लिया, हमारी कृषि में अब अधिशेष उत्पादन होने लगा था, जो भी हमारी कृषि है उसमें अधिशेष उत्पादन होने लगा था। बताते हैं अभी क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर में अब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था, और दोबारा से शहरों का विकास होने लगा था, दोबारा से सिटीज बनने लगी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर हम यहाँ महाजनपद पीरियड की बात करें तो महाजनपद पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? तो महाजनपद पीरियड का पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि ये भारत का दूसरा नगरीकरण था, ये भारत का दूसरा नगरीकरण था।
इट वॉज द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। इट वॉज द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। सर इसका मतलब क्या होता है? याद कीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे यहाँ पर पहला अर्बनाइजेशन आया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय पहला अर्बनाइजेशन आया था और अब महाजनपद काल में दोबारा से शहरों का विकास हुआ। महाजनपद पीरियड में दोबारा से सिटीज बनी, क्योंकि बीच में जो वैदिक पीरियड आया है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन थी। जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो एक रूरल सिविलाइजेशन थी, जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऐसा मान लीजिए कि सर आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर शहर थे, यहाँ सिटी थी, बीच में वैदिक सिविलाइजेशन आया तो यहाँ पर विलेजेस आ गए अर्थात गांव आ गए। और अब जब हम महाजनपद पीरियड में आए हैं अराउंड 600 बीसी के आसपास, 600 बीसी के आसपास, तो यहाँ दोबारा से सिटी आने लगी। और अब भारत में हमेशा आपको शहर देखने के लिए मिलेंगे, अब हमेशा इंडिया में आपको टाउन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक यही था कि ये भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत थी। इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। दूसरा, अब जो राज्य हैं, राज्य जो भी स्टेट हैं, तो स्टेट को महाजनपद बोला जा रहा है। जो भी राज्य है उसे महाजनपद बोला जा रहा है और इनका क्षेत्रफल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इनका जो एरिया है, इनका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ना सिर्फ एरिया बढ़ा है बल्कि अब राजा की शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो किंग है उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब किंग महल में रहने लगा है, अब पैलेस जैसे कंसेप्ट आने लगे हैं, अब पैलेस जैसे कंसेप्ट आने लगे हैं। राजा अब महलों में रहने लगा है। अब राज्य के संचालन के लिए कर भी एकत्रित किया जाने लगा है, टैक्स भी लगाया जाने लगा है। एक टैक्स को बलि कहा जाता था, जो टैक्स है उसको बलि कहा जाता था। और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था एग्रीकल्चर टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था एग्रीकल्चर टैक्स अर्थात कृषि कर। कृषि कर जो कि उत्पादन का 1/6 होता था, ये याद रखना। महाजनपद पीरियड में अब टैक्स मैंडेटरी हो चुका है दोस्तों। जो महाजनपद पीरियड है ना, वहां पर अब टैक्स मैंडेटरी हो चुका है। और टैक्स में भी, टैक्स को क्या कहा जाता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो सर टैक्स के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो है बलि। और टैक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्स है वो है एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर टैक्स को बोला जाता है भाग। एग्रीकल्चर टैक्स को बोला जाता है भाग और ये प्रोडक्शन का 1/6 होता है। कर को अब पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। कर के लिए बलि शब्द का प्रयोग किया जाता था। कर के लिए बलि शब्द का प्रयोग किया जाता था। कर में भी जो सबसे महत्वपूर्ण कर है वो है भाग। कर में भी जो सबसे महत्वपूर्ण कर है वो है भाग। भाग का मतलब होता है कृषि कर। भाग का मतलब होता है कृषि कर अर्थात एग्रीकल्चरल टैक्स। और जो कृषि कर है वो उपज का 1/6 होता था, वो प्रोड्यूस का 1/6 होता था। ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। दूसरा, कुछ और बातें समझें। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अब नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांडों का समय है। यह सवाल पूछा जाता है कि महाजनपद काल में किस तरह के मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे, महाजनपद पीरियड में किस तरह की पोट्री फेमस थी। तो याद रखना, महाजनपद काल में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड प्रचलित थे, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेमस था। ठीक है। एक और बात याद रखना कि इस समय पर व्यापार में बहुत उन्नति हो चुकी है। अब चूंकि शहरों का विकास कब होता है तो हम जानते हैं कि सर सिटी तभी बनती है जब एग्रीकल्चर अर्थात कृषि में जब सरप्लस का होता है, एग्रीकल्चर में जब भी अधिशेष उत्पादन होता है अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तभी जाकर के व्यापार की शुरुआत होती है, तभी जाकर के ट्रेड की शुरुआत होती है।
और यही व्यापार आगे जाकर के शहरों का निर्माण करते हैं, सिटी का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरी कहानी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखी थी और यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने मिली है। पर इस बार कुछ चेंज आया है। चेंज ये आया है कि अब मुद्रा का प्रयोग होने लगा है, करेंसी का उपयोग होने लगा है। अभी भी बार्टर सिस्टम है, लेकिन अब मुद्रा का प्रयोग भी होने लगा है, अब करेंसी का उपयोग भी होने लगा है। और सबसे पहले हमने पंच मार्क क्वाइन की शुरुआत की। पंच मार्क क्वाइन अर्थात चांदी के आहत सिक्के हमें पहली बार दिखाई दिए। पंच मार्क क्वाइन अर्थात चांदी के आहत सिक्के हमें पहली बार दिखाई दिए। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे क्वाइन जो कि पंच को मार्क करके बनाए जाते हैं, ऐसे क्वाइन जो कि पंच को मार्क करके बनाए जाते हैं, ऐसे सिक्के जो कि पंच में मार्क लगा करके बनाए जाते हैं, उसे हम पंच मार्क्ड क्वाइन के नाम से जानते हैं। ये सिक्के ऐसे बनाए जाते हैं जैसे मान लीजिए कि हमने एक चांदी का टुकड़ा लिया और ऐसे इस पर एक मार्क लगा दिया तो पंच मार्क्ड क्वाइन बनते हैं। दूसरा, जो व्यापारी हैं इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीजों की शुरुआत की है। व्यापारी संघ बनने लगे हैं, अर्थात जो ट्रेड है, तो ट्रेड यूनियन बनने लगे हैं। अलग अलग व्यापारी अपने संघ बना रहे हैं और व्यापारियों के इस संघ को, ट्रेडर्स की इस यूनियन को एक नाम दिया जा रहा है श्रेणी। इंग्लिश में भी यही वर्ड है, हालांकि कई बार इंग्लिश में GUILD गिल्ड वर्ड का उपयोग भी करते हैं, पर याद रखना ये श्रेणी है। इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ लोहे का काम कर रहा है, तो जितने भी व्यापारी लोहे का काम कर रहे हैं, जितने भी ट्रेडर आयरन का काम कर रहे हैं, उन सभी ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को ये नाम देते थे श्रेणी। तो अगर कभी भी एग्जाम में ये सवाल आए कि श्रेणी क्या है, तो बताइएगा श्रेणी व्यापारियों का समूह होता था, ग्रुप ऑफ मर्चेंट होता था या यूनियन ऑफ मर्चेंट होता था, और ये सारे डिसीजन खुद मिलकर के रहते थे। इनकी अपनी एक सील होती थी, इनका अपना एक जुडिशियल सिस्टम होता था और भारत में व्यापार की रीढ़ थी श्रेणी व्यवस्था। इंडिया में ट्रेड का जो बैकबोन था वो श्रेणी सिस्टम था। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये उसकी कुछ विशेषताएं। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ, ट्रेड यूनियन बनने लगी जिन्हें श्रेणी कहा जाता था, व्यापारिक संघ बनने लगे, पंच मार्क्ड क्वाइन शुरू हो गए, रजत मुद्राएं शुरू हो गई। हालांकि अभी भी वर्ण व्यवस्था समाज में थी, लेकिन अब बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज होने लगा, बौद्ध और जैन धर्म का उदय होने लगा। तो ये बात हमें बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि सर इसी को हम महाजनपद बोलते हैं। अब मुझे बताओ, क्या एक पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। क्या मैं आपको ये बता पाया हूं कि महाजनपद पीरियड जो है ये इंडिया में सेकंड अर्बनाइजेशन लेकर के आया। महाजनपद पीरियड जो है यहाँ से श्रेणी व्यवस्था की शुरुआत हुई, गिल्ड सिस्टम की शुरुआत हुई, जो कि व्यापारिक संघ कहलाते थे, जो कि ट्रेड यूनियन कहलाते थे। महाजनपद पीरियड में क्वाइन का यूज किया गया। कौन से क्वाइन यूज किए गए? तो महाजनपद पीरियड में पंच मार्क्ड सिल्वर क्वाइन इस्तेमाल किए गए थे। महाजनपद पीरियड में हमने चांदी के आहत सिक्कों का प्रयोग किया था। पंच मार्क्ड सिल्वर क्वाइन या चांदी के आहत सिक्कों का हमने प्रयोग किया था। याद आ रहा है? अगला सवाल, इस समय पर किस प्रकार की व्यवस्था समाज में थी? तो सोसाइटी में इस समय पर वर्ण व्यवस्था चल रही है, वर्ण सिस्टम चल रहा है। हालांकि बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज भी हो रहा है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक सारी चीजें हैं? किंग की पावर अब बढ़ चुकी है, वो महलों में रहने लगा है, महलों के चारों तरफ दीवारें बनने लगी हैं, तो किंग की पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। टैक्स को क्या कहा जाता था? टैक्स को बलि कहा जाता था। टैक्स को क्या कहा जाता था? टैक्स को बलि कहा जाता था। उसमें भी
एग्रीकल्चरल टैक्स को क्या बोलते थे, कृषि कर को क्या बोलते थे, तो कृषि कर को भाग बोला जाता था। और भाग कितना होता था, तो उपज का 1/6 होता था। जो भी प्रोड्यूस है उसका 1/6 भाग कहलाता था, जो भी प्रोड्यूस है उसका 1/6 भाग कहलाता था। तो ये तो हो गई जी महाजनपद की विशेषताएं, ये तो हो गई कि महाजनपद क्या है। तो ये पहला टॉपिक हमारा कवर हुआ। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इतना कुछ हमने पढ़ लिया, इस बेस पॉइंट पर हम नहीं आए कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, महाजनपदों की जानकारी कैसे मिलती है, और महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, महाजनपदों का राइज कैसे हुआ। अब हमें यह भी समझना होगा कि वो कौन से रीजन थे जिनकी वजह से महाजनपद बन सके। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन से रीजन थे, वो कौन कौन से रीजन थे जिनकी वजह से महाजनपदों का उदय हो सका, जिनकी वजह से महाजनपद राइज हो सके। तो आप ही लोगों से पूछते हैं, चलिए आप मुझे बताइए कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन था आयरन, सबसे पहला कारण था लोहा। क्यों सर, लोहे की वजह से क्या हुआ, आयरन की वजह से इन्होंने बहुत बेहतर हथियार बनाना शुरू कर दिए, इन्होंने बहुत अच्छे वेपन बनाना शुरू कर दिए। और वेपन का प्रयोग ये किस में करते थे, तो वेपन का प्रयोग ये युद्ध में करते थे, ये वॉर में करते थे। इसकी वजह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, इसकी वजह से क्षेत्रीय विस्तार हुआ। दूसरा, लोहे का प्रयोग करके इन्होंने बहुत अच्छे उपकरण भी बनाए, इन्होंने बहुत बढ़िया टूल बनाए। इस टूल की वजह से जंगलों को बहुत बड़े पैमाने पर काट दिया गया, जंगलों को बहुत बड़े पैमाने पर काटा गया और यहाँ पर कृषि का कार्य शुरू किया गया। जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ एग्रीकल्चर की एक्टिविटी शुरू की गई। इतना ही नहीं, अब ये बहुत अच्छा प्लाऊ बनाने लगे थे, ये बहुत अच्छा हल बनाने लगे थे, जो कि कठोर जमीन पर भी खेती कर सकता था, जो कि हार्ड सरफेस पर भी एग्रीकल्चर कर सकता था, जो कि हार्ड सरफेस पर भी एग्रीकल्चर कर सकता था। क्योंकि इससे पहले हम लकड़ी के हलों का इस्तेमाल कर रहे थे, हम वुडन प्लाऊ का यूज कर रहे थे। वुडन प्लाऊ में प्रॉब्लम ये होती है, वुडन प्लाऊ में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हार्ड सरफेस आएगा तो वो बहुत डीप में नहीं जा पाएगा और आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही हमने आयरन प्लाऊ का यूज करना शुरू कर दिया या आयरन का पीछे हम निप लगा देते थे, तो उसकी वजह से जो हार्ड सरफेस थे वहां पर भी हम एग्रीकल्चर करने लगे, वहां पर भी हम कृषि करने लगे। तो इसका फायदा हमें क्या मिला, इसकी वजह से हमारा जो कृषि अधिशेष होने लगा, इसकी वजह से एग्रीकल्चर सरप्लस में हम आ गए, एग्रीकल्चर सरप्लस में हम आ गए। और एग्रीकल्चर सरप्लस होने की वजह से, एग्रीकल्चर सरप्लस होने की वजह से वही पूरी कहानी है कि शहर आए, शहर, व्यापार आया, ट्रेड आया, फिर हमारी सभ्यता का विकास होता गया, सिटी बने, ट्रेड आया, ये सारी चीजें। और एक और हमने चीज सीख ली थी इस समय, वो है धान का रोपण। धान का रोपण हमने इस समय तक आते आते बहुत अच्छे से पैडी कल्टीवेशन सीख लिया था और बहुत बड़े पैमाने पर हम पैडी कल्टीवेशन करने लगे थे। तो ये सारी चीजें थी जिनकी वजह से महाजनपद का उदय हो सका, जिनकी वजह से राइज ऑफ महाजनपद हो सका। इसमें भी आप देखोगे कि देयर वर टोटल 16 महाजनपद, पूरी उस समय पर 16 महाजनपद थे। उसमें भी मगध सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो वो भी हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या रीजन रहा कि मगध इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, मगध इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रीजन क्या थे, तो आप बताओगे कि आयरन का यूज हो रहा था, एग्रीकल्चर सरप्लस था, अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था, ट्रेड बहुत अच्छा हो गया था। इन सारी चीजों ने ही महाजनपद पीरियड को राइज किया। इन सभी की वजह से महाजनपद का उदय हो सका। बिल्कुल परेशान मत होना, सारी बातें ना आपके पीडीएफ में दी गई हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ये सब कुछ यहाँ लिखा है, ये आयरन वगैरह का यूज लिखा है, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलो जी,
अब आते हैं सर हमारे टॉपिक पर। पूरा बेस हमने बना लिया, ठीक है, पूरा का पूरा बेस हमने कंप्लीट कर लिया सर। हमने रिवीजन कर लिया, हमने ये भी समझ लिया महाजनपद क्या होते हैं, हमने यह भी समझ लिया कि महाजनपदों की उत्पत्ति कैसे हुई। रिवीजन हो गया। हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज महाजनपद। हमने यह भी डिस्कस कर लिया दैट व्हाट आर द कॉजेस राइज ऑफ महाजनपद। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक आपको कोई भी डाउट है? ठीक है, यहां तक क्या आपको डाउट है? हाँ जी बताइए, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए फिर। मगध का एरिया अभी हम डिस्कस करेंगे ना, मगध के बारे में लकी अभी हम बात करेंगे दोस्त, मगध के बारे में हम बात करेंगे, तब हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। पहले मुझे बताओ आप लोग एक बार कमेंट करके, क्या यहां तक आप में से किसी को कोई भी डाउट है? सारी बातें क्लियर हैं? देखो याद रखना क्वेश्चंस आने लगे हैं, अभी एसएससी में हम क्वेश्चन करवाएंगे। आप देखना कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने कंसेप्ट समझा है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं रहा अब कि एसएससी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट का एग्जाम हो गया है, उसमें भी बेसिक कंसेप्ट पूछे जाने लगे हैं, उसमें भी बेसिक कंसेप्ट पूछे जाने लगे हैं। तो वो बेसिक कंसेप्ट भी हमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब एक बात समझो, हमें यह समझ में आ गया कि सर महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या थी 16। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। देयर वर टोटल 16 महाजनपद। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? तो याद रखना दोस्तों, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो अगर कभी भी आपसे यह सवाल पूछा जाए कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, जवाब देंगे कि इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बेसिकली जो अंगुत्तर निकाय है, तो बुद्धिज्म में त्रिपिटक का कंसेप्ट होता है। जो बौद्ध धर्म है उसमें त्रिपिटक का कंसेप्ट है। सॉरी, बुद्धिज्म में त्रिपिटक का कंसेप्ट है, जिसमें अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। तो जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक का एक पार्ट है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है, 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा हमें नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो अभी हमने बताया कि महाजनपद पीरियड में सबसे ज्यादा जो पोटरी चलती थी, महाजनपद काल में जो सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन थे वो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड ही थे, और जानकारी मिलती है आहत सिक्कों से। तो कोई भी आपसे पूछे कि अच्छा बताओ भैया महाजनपद पीरियड का इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, तो आप बताएंगे कि सर 3 जगह से हमें इसका इंफॉर्मेशन मिलता है, 3 जगह से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अंगुत्तर निकाय से, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। एक जानकारी मिलती है नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से, और एक इंफॉर्मेशन हमें और मिलती है, वो है पंचमाग्ड क्वाइन से, ठीक है, आहत सिक्कों से। ये बात याद रखना, यहां से आगे जाकर के आप देखोगे कि सवाल आते हैं। अब हमें यह डिस्कस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम आ रहे हैं कि सर 16 महाजनपद हैं। दिक्कत यह है कि ये 16 के 16 आपको याद करने पड़ेंगे, ये 16 के 16 आपको याद करने पड़ेंगे, और इनकी कैपिटल भी आपको याद करनी पड़ेगी। पर आप परेशान मत हो, एक बहुत बढ़िया से मैप का हम यूज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, और कोशिश करेंगे कि सारे महाजनपद आपको याद हो सके, सारे के सारे महाजनपद आपको याद हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी हैं आप लोग? पूरा फोकस कीजिएगा, अगर हो सके तो एक कॉपी पेन ले लेना ताकि आप भी मैप बना सको, आप भी चीजों को याद कर सको। अब आने वाले आधे घंटे में हमारा पूरा फोकस होगा कि हम महाजनपदों को याद कर सकें। चलिए तो महाजनपदों को याद करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां आप देखेंगे ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का कश्मीर वाला रीजन है। तो यहां एक महाजनपद हुआ करता था, यहां पर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर वाला रीजन है, यहां एक महाजनपद था, इसका नाम था कंबोज। कंबोज की जो कैपिटल है ये हाटक थी।
कंबोज की जो कैपिटल है ये हाटक थी। याद रखना, सबसे पहला महाजनपद हमने देखा कि सर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो कश्मीर वाला इलाका है यहाँ पर एक महाजनपद था और इस महाजनपद का नाम था कंबोज और कंबोज की कैपिटल थी हाटक। कंबोज की जो कैपिटल है वो थी हाटक। कंबोज की कैपिटल क्या थी? हाटक। बोलना पड़ेगा 2 से 3 बार। कंबोज की कैपिटल क्या थी? हाटक। अब जो कंबोज है ना, ये फेमस किस लिए था? तो कंबोज फेमस था घोड़ों के लिए। यहाँ बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े मिला करते थे, यहाँ बहुत ही अच्छे प्रकार के हॉर्सेस मिला करते थे, तो ये घोड़ों के लिए फेमस था। अब जैसे ही कंबोज से थोड़ा नीचे आप आते हैं तो यहाँ पाकिस्तान का एक इलाका है जिसे पंजाब वाला इलाका है। पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका है प्यारे दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ था गांधार महाजनपद और गांधार महाजनपद की कैपिटल थी तक्षशिला। तो पाकिस्तान में पंजाब वाला इलाका है जिसे पेशावर कहा जाता है, पंजाब में पाकिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान में पंजाब वाला इलाका है। तो पाकिस्तान में जो पंजाब वाला इलाका है वहां पर एक महाजनपद था और इस महाजनपद का नाम था गांधार, और गांधार की जो कैपिटल थी वो तक्षशिला थी। एक बात आपको और बता दूं, यहाँ एक शहर था जिसे आज हम पेशावर कहते हैं, उस समय इसे पुरुषपुर कहा जाता था। तो पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था। एक और बात याद रखना कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला, इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पता लगाया था। इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पता लगाया था, वही अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारतीय पुरातत्व का जनक बोलते हैं। बोलो जी, 2 महाजनपद याद हुए कि नहीं हुए? 2 महाजनपद याद हुए कि नहीं? चलो एक बार रिपीट करो। सर यहाँ पर नंबर 1 कौन सा महाजनपद है? नंबर 1 कौन सा महाजनपद है? कॉमेंट कर दो। सर यहाँ पर तो है कंबोज महाजनपद, और कंबोज की जो कैपिटल है वो है हाटक। बहुत बढ़िया। अच्छा, नंबर 2 यहाँ कौन सा महाजनपद है? पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में। तो सर यहाँ पर जो रीजन है ये है गांधार महाजनपद, और गांधार की जो कैपिटल है वो है तक्षशिला। सर तक्षशिला इंडिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, तक्षशिला भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इंडिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पता लगाया था। यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टाउन था जिसका नाम था पुरुषपुर, और पुरुषपुर को हम पेशावर के नाम से जानते हैं। पुरुषपुर को हम पेशावर के नाम से जानते हैं। तो पहला हो गया कंबोज, कैपिटल हो गई हाटक। दूसरा हो गया गांधार, कैपिटल हो गई तक्षशिला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। क्लास में ही याद कर लेना तो बढ़िया है, चीजें अभी याद हो जाएंगी। अब जो बाकी के 14 महाजनपद बचे हुए हैं ना, वो इंडिया में है। सिर्फ 2 महाजनपद इंडिया से बाहर थे, अब बाकी के जो 14 महाजनपद बचे हुए हैं वो इंडिया में है। ठीक है, ध्यान दो। देखो, एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, अभी कोई भी कमेंट मत करो, सिर्फ पढ़ाई का कमेंट करो। आप नहीं समझ रहे हो, ये चीजें याद नहीं होंगी। अगर मैं क्लास में एक बार आपको याद करवा दूंगा ना, तो कम से कम कुछ चीजें याद रह जाएंगी। घर पे आप बहुत मेहनत करोगे, पहली बात तो आप मेहनत करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, ये बात तय है। रिवीजन करोगे नहीं, ये भी तय है। यहीं पर याद कर लो, ठीक है, यहीं पर याद कर लो। हाय कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहे हो यार? अब देखो, आप इंडिया में आ चुके हो, आप भारत में आ चुके हो, और अब बाकी के 14 महाजनपद भारत में हैं, बाकी के 14 जो महाजनपद हैं वो इंडिया में हैं। तो यहाँ महाजनपद है कुरु, यहाँ पर एक महाजनपद आता है कुरु। अब जो कुरु है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो कुरु है इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ है, और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था जिसका नाम है हस्तिनापुर। याद है आप लोगों को? हस्तिनापुर का उल्लेख महाभारत में आता है, हस्तिनापुर का जिक्र हमें महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, हस्तिनापुर का जो जिक्र है वो हमें महाभारत में भी मिलता है। तो ये जो दिल्ली हरियाणा वाला इलाका है, यहाँ कौन सा महाजनपद है? कुरु। कुरु की कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और इंपॉर्टेंट टाउन कौन सा था? सर इंपॉर्टेंट टाउन था हस्तिनापुर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पांचाल महाजनपद मिलेगा, पांचाल महाजनपद मिलेगा। पांचाल की कैपिटल थी अहिच छत्र, पांचाल की कैपिटल थी अहिच छत्र। ये बरेली उत्तर प्रदेश में आता है। देखो 16 में से ना 8 महाजनपद तो यूपी में ही आते हैं,
16 में से 8 महाजनपद तो यूपी में आते हैं दोस्तों। पांचाल के बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ एक और महाजनपद मिलेगा कौशल। कौशल का जिक्र हम अभी बुद्धिज्म वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से करेंगे। कौशल की जो कैपिटल थी वो श्रावस्ती थी और यह भी उत्तर प्रदेश में आता है। सर कितने हो गए सर? 5 हो गए। चलो अब इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। पहला तो हमने याद कर लिया था कंबोज, इसकी कैपिटल थी हाटक। दूसरा हमने याद किया था गांधार, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। अब बताओ यहां पर तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था? तो सर तीसरा हमने पढ़ा है कुरु। कुरु, और कुरु की जो कैपिटल है वो है इंद्रप्रस्थ। बहुत बढ़िया। चौथा हमने कौन सा पढ़ा है सर? चौथा हमने अभी अभी पढ़ा है सर पांचाल। चौथा हमने पढ़ा है पांचाल। और पांचाल की कैपिटल क्या है सर? पांचाल की कैपिटल है अहिच छत्र। ये यूपी वाले रीजन में आता है। पांचाल के बाद हमने कौन सा पढ़ा है? जल्दी कमेंट करके बता दो सर। पांचाल के बाद हमने पढ़ा है कौशल। पांचाल के बाद हमने पढ़ा है कौशल, और कौशल की जो कैपिटल है वो है कौशाम्बी। ठीक है, कौशल की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर इसके बाद हमने श्रावस्ती। कौशल की जो कैपिटल है कौशल की जो कैपिटल है वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती ये भी कहां पर आता है? यूपी में आता है। हम पढ़ेंगे श्रावस्ती के बारे में। कौशल की जो कैपिटल है वो है श्रावस्ती। तो इतने हो गए। पांचाल अहिच छत्र हो गया, कौशल श्रावस्ती हो गया। कुछ बातें भी जान लो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इनके बारे में डिस्कस कर लो। देखो कौशल का ना एक बहुत फेमस राजा हुआ है, कौशल का एक बहुत ही फेमस किंग हुआ है। उस किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौशल में एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं और राजा का नाम है प्रसेनजित। राजा का नाम है प्रसेनजित। तो अगर सवाल पूछा जाए दैट किंग प्रसेनजित वॉज रिलेटेड टू, तो याद रखना जो किंग प्रसेनजित है वो कौशल से जुड़े हुए थे। जो प्रसेनजित नाम के राजा हैं वो कौशल से जुड़े हुए थे। ठीक है। पांचाल के बारे में भी एक बात याद रखना। पांचाल में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम है कन्नौज, और कन्नौज को महोदय नगर कहा जाता था। कन्नौज को महोदय नगर कहा जाता था। आगे जाकर के हम कन्नौज को लेकर के 3 राजाओं की लड़ाई होगी। कन्नौज को लेकर के 3 राजाओं की लड़ाई होगी जिसे हम कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं, जिसे हम कन्नौज का ट्राई पार्टी बैटल बोलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। कुरु में हस्तिनापुर है, पांचाल में कन्नौज है, कौशल के राजा का नाम प्रसेनजीत है। इतनी बातें याद रखना। अगला महाजनपद देखते हैं। अगला जो है वो है मल्ल। मल्ल कुशीनगर वाले इलाके में आता है। मल्ल के बाद अगला है काशी। काशी तो सभी को पता है बनारस में आता है। वरुणा और अस्सी करके 2 नदियां थी, और वरुणा और अस्सी को मिला दीजिए तो वाराणसी हो जाता है। फिर एक है वज्जी। वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली है, याद रखिएगा। वज्जी के बाद अगला महाजनपद है अंग। अंग की कैपिटल चंपा है। अंग की कैपिटल क्या है? चंपा। इसके बाद एक आता है मगध। मगध की राजधानी राजगृह थी। ये पटना बिहार में आता है। पटना बिहार में आता है। तो चलिए एक एक करके रिकॉल करते हैं। नंबर 6 पर हमने कौन सा पढ़ा सर? नंबर 6 पर हमने बात की मल्ल की। हमने मल्ल के बारे में बात की। ठीक है, मल्ल कुशीनारा। कुशीनारा। इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं व्रज्जी। इसी के नीचे हम लिख रहे हैं व्रज्जी। व्रज्जी की कैपिटल थी वैशाली। अब इन दोनों को साथ में लिखने का रीजन ये है कि ये दोनों ही गणसंघ के उदाहरण थे। ये दोनों ही रिपब्लिक के उदाहरण थे। रिपब्लिक। बाकी हर जगह पर मोनार्की थी। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी महाजनपद थे, देयर वर टोटल 16 महाजनपद। 14 में मोनार्की थी। ओनली 2 हैड द रिपब्लिक काइंड ऑफ गवर्नेंस। 16 में से 14 महाजनपदों में राजा का शासन था, वो राजतंत्र कहलाते थे। राजा का शासन था, वो राजतंत्र कहलाते थे। सिर्फ 2 महाजनपद ऐसे थे। सिर्फ 2 महाजनपद ऐसे थे, बिल्कुल काम आएगा। सिर्फ 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्र या रिपब्लिक था। कौन कौन से महाजनपद थे? एक था वज्जी और एक था मल्ल।
एक था वज्जी और एक था मल्ल। एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना कि 16 महाजनपदों में से उन महाजनपदों के नाम बताओ जहां गणतंत्र था। 16 महाजनपद में से उन महाजनपदों के नाम बताओ जहां रिपब्लिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था। तो वो महाजनपद थे मल्ल, और मल्ल के साथ था वज्जी। यहां पर क्या था, राजा जो है वो समूह बनाते थे, जो किंग है वो एक कमेटी बनाते थे, और कमेटी बना करके रूल करते थे। ठीक है, फिर काशी, इसकी कैपिटल बनारस है। अंग, इसकी कैपिटल चंपा है। चंपा उस समय के सबसे फेमस सिटीज में से एक था, बहुत प्रसिद्ध शहरों में से एक था। और मगध, मगध की कैपिटल राजगृह है। 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होगा, 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल महाजनपद होगा वो मगध। यहीं पर आगे जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अगला है वत्स। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी, और वत्स जाना जाता है राजा उदयन के लिए। वत्स जाना जाता है राजा उदयन के लिए। देखो, राजा उदयन ना बहुत ही फेमस राजा रहे हैं, बहुत ही फेमस राजा रहे हैं, और बहुत सारी किताबें उनके ऊपर लिखी गई हैं। एक बहुत रोमांटिक फिगर माने जाते हैं महाजनपद एरा में। ठीक है, बहुत रोमांटिक फिगर माने जाते हैं महाजनपद एरा में। महाकवि भास ने इनके ऊपर एक किताब लिखी है, और किताब का नाम है स्वप्नवास वदता। महाकवि भास ने इनके ऊपर एक किताब लिखी है, और किताब का नाम है स्वप्नवास वदता। और भी किताबें लिखी गई हैं, रत्नावली जैसी किताबें लिखी गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वत्स के राजा का नाम था उदयन। वत्स के राजा का नाम था उदयन, याद रखिएगा। इसके बाद एक और महाजनपद आता है, यह है अश्मक। अश्मक की जो कैपिटल है ये पोटली है, और ये गोदावरी नदी वाले क्षेत्र में था, गोदावरी रिवर वाले रीजन में था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ओनली महाजनपद ऑफ साउथ इंडिया। 16 में से एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था। 16 में से ओनली महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया में था। इसके बाद एक और महाजनपद आता है, इसका नाम है मत्स्य। मत्स्य जो है ये जयपुर में विराटनगर वाले क्षेत्र में था। जयपुर में विराटनगर वाले क्षेत्र में था। आगे बढ़ेंगे, मथुरा। शूरसेन महाजनपद जिसकी कैपिटल थी मथुरा। शूरसेन महाजनपद जिसकी कैपिटल थी मथुरा। फिर एक और आता है अवंती। अवंती बहुत पावरफुल था। अवंती भी बहुत ज्यादा पावरफुल महाजनपद था, और अवंती के एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंड प्रद्योत। राजा का नाम याद रखिएगा। अवंती के एक राजा हुआ करते थे, इनका नाम था चंड प्रद्योत। ये इसलिए फेमस है कि एक छोटी सी कहानी है। मगध के एक राजा थे जिनका नाम था बिंबिसार, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो मगध के एक राजा थे, और उन राजा का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के एक राजवैद्य थे, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम था जीवक। तो एक बार चंड प्रद्योत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था कि आप जाइए और चंड प्रद्योत का इलाज करके आइए। जीवक बहुत फेमस रहे हैं क्योंकि जीवक ने भगवान बुद्ध के लिए भी काम किया है। जीवक बिंबिसार के कोर्ट फिजिशियन थे ही थे, और जीवक को ही चंड प्रद्योत का ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा गया था। तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। इसके बाद एक पॉइंट और है, चेदी महाजनपद। और जो चेदी महाजनपद है इसकी कैपिटल शक्तिमती थी। जो चेदी महाजनपद है इसकी कैपिटल शक्तिमती थी। चेदी की कैपिटल शक्तिमती थी। ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है, एमपी वाले रीजन में। चलो, अब मैं पहले आपसे कुछ सवाल कर लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल आप लोगों से यह है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, फिर आपको मैप में हर एक के बारे में पता करना है। सबसे पहला प्रश्न, महाजनपद कितने थे? 16। 16 में से कितने महाजनपद हैं जहां पर रिपब्लिक था, जहां पर गणतंत्र था? तो जवाब आएगा कि सर 2 महाजनपदों में रिपब्लिक था। एक था वज्जी और दूसरा था मल्ल। दोनों की कैपिटल बता दो। सर वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की कैपिटल वैशाली थी, और मल्ल की जो राजधानी है वो कुशीनारा थी। मल्ल की जो कैपिटल है वो कुशीनारा थी। बहुत बढ़िया, ये 2 चीजें हो गई। अब हम आ जाते हैं
कि यूपी में कितने महाजनपद थे, तो सर यूपी में टोटल 8 महाजनपद थे मैक्सिमम। इंडिया में कितने महाजनपद थे पूरी तरीके से, कंप्लीटली इन इंडिया, थोड़ा भी हिस्सा बाहर नहीं होना चाहिए। तो सर इस प्रकार से कंप्लीटली अगर इंडिया की बात की जाए तो 14 महाजनपद थे, क्योंकि 2 महाजनपद कंबोज और गांधार ये बॉर्डर से टच करते थे, लेकिन इनका विस्तार मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। प्राइमरली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थे। चलो भाई अब रेडी हो जाओ, यहाँ पर एक मैप निकाल रहे हैं। इस मैप में आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि कौन सी जगह पर कौन सा महाजनपद था। चलो ध्यान देना, बहुत अच्छे से बताना। हम बस यहाँ नंबर लिखेंगे, आपको बस महाजनपद का नाम बताना है। चलो सबसे पहला नंबर में लिख रहा हूं यहाँ पे। सर यहाँ कौन सा महाजनपद था? नंबर 1। इस तरीके से सर यहाँ जो महाजनपद का नाम आपने लिखा है वो आप ही लोगों को बताना है, आप लोगों को आंसर करना है यहाँ कौन सा महाजनपद था। तो सर यहाँ पर जो महाजनपद नंबर 1 पे लिखा है, हाँ जी आंसर कीजिए सर, नंबर 1 पर जो महाजनपद लिखा है यह है कंबोज महाजनपद। यह है कंबोज महाजनपद। इसकी कैपिटल क्या थी? हाटक। इसकी कैपिटल क्या थी? हाटक। यह है कंबोज महाजनपद जिसकी कैपिटल थी हाटक। बहुत बढ़िया। इसी के जस्ट नीचे हम बनाते हैं जी नंबर 2। यहां बना लेते हैं नंबर 2। ये पेशावर का जो इलाका है पाकिस्तान के पंजाब में, वहां आता है। पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था। तो यहां कौन सा महाजनपद है? नंबर 2। ये कौन सा महाजनपद होगा? बहुत बढ़िया सर, ये जो महाजनपद है इसका नाम है गांधार, और गांधार महाजनपद की कैपिटल थी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की कैपिटल थी तक्षशिला। यहां जो महाजनपद है यह गांधार, गांधार की कैपिटल तक्षशिला। तक्षशिला को अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। तक्षशिला इंडिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, भारत का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां आ जाते हैं ये दिल्ली वाले रीजन में। ये छोटा सा जो इलाका है दिल्ली वाला रीजन है, दिल्ली हरियाणा का रीजन नंबर 3। तो नंबर 3 पर यह कौन सा महाजनपद है? नंबर 3 पर यह कौन सा महाजनपद है? जवाब दे दो जल्दी से। तो सर नंबर 3 पर यह जो महाजनपद है यह है कुरु। ये कौन सा महाजनपद है? सर ये कुरु है। कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था, और उस टाउन का नाम है हस्तिनापुर। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था, और उस टाउन का नाम है हस्तिनापुर। चलिए यूपी में आ जाते हैं। अब जैसे ही आप यूपी में आओगे तो यहां नंबर 4 यहां मिलेगा। कौन सा महाजनपद है? ये जो नंबर 4 हमने लिखा है यहां पर कौन सा महाजनपद है? ये कौन सा महाजनपद था नंबर 4 पे? याद कीजिए। तो सर नंबर 4 जो आपने लिखा है ये आप बात कर रहे हैं पांचाल महाजनपद के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये पांचाल महाजनपद है, और पांचाल की जो कैपिटल है वो अहिच छत्र थी। पांचाल की जो कैपिटल है वो अहिच छत्र थी। ठीक है, याद रखना पांचाल की जो कैपिटल है वो अहिच छत्र थी। दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पांचाल में याद रखना यहीं पर कन्नौज स्थित था, और कन्नौज का पुराना नाम महोदय नगर था। कन्नौज स्थित था, और कन्नौज का पुराना नाम जो है वो महोदय नगर था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं नंबर 5। कौन सा इलाका था? नंबर 5 कौन सा महाजनपद है? सर ये जो नंबर 5 आपने लिखा है, अभी मैं बता देता हूं, 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, ये जो इलाका है नंबर 5 जो हमने लिखा है, तो नंबर 5 में यहां जो महाजनपद है, यहां जो महाजनपद है इसका नाम क्या है? बताइए एक बार जल्दी से, इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया सर, ये जो महाजनपद है नंबर 5 ये है कौशल। ये महाजनपद है कौशल, और कौशल की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती। कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती, और कौशल में एक बहुत फेमस राजा थे, उन राजा का नाम है प्रसेनजीत। उन राजा का नाम है प्रसेनजीत। तो यहाँ कौशल है, और कौशल की कैपिटल क्या है जी? कौशल की जो कैपिटल है वो है श्रावस्ती, और यहाँ पर जो राजा थे उनका नाम है प्रसेनजीत।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हमने एक और महाजनपद के बारे में पढ़ा था, नंबर 6। तो नंबर 6 पर अभी बस मैं ऐसी रैंडम बना रहा हूँ, स्टेट के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, बस याद करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर हम थोड़ा नीचे जाएं, अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएं तो सर यहाँ हमें नंबर 6 करके एक महाजनपद मिलेगा। ये कौन सा महाजनपद होगा? नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो नंबर 6 हमें यहाँ पर एक महाजनपद मिलेगा। ये कौन सा महाजनपद होगा? सर यहाँ पर है काशी। यहाँ पर कौन सा है? काशी। यहाँ पर काशी महाजनपद था, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप नंबर 7 देखें, नंबर 7, तो नंबर 7 पर ये जो महाजनपद है ये है मल्ल महाजनपद। नंबर 7 पर ये कौन सा महाजनपद है? मल्ल महाजनपद है, मल्ल, ठीक है। मल्ल, काशी नीचे की तरफ है, बनारस नीचे की तरफ है, ये मल्ल है। और मल्ल के बाजू में ही आप देखेंगे तो यहाँ वैशाली मिलेगा, यहाँ वैशाली मिलेगा। और मल्ल और वैशाली जो हैं ये दोनों रिपब्लिक थे। वैशाली जो है वज्जी महाजनपद का हिस्सा था और वज्जी महाजनपद की कैपिटल वैशाली थी। यहाँ वज्जी महाजनपद है और वज्जी महाजनपद की कैपिटल वैशाली थी। जो वज्जी महाजनपद है उसकी कैपिटल वैशाली थी। बिल्कुल हो जाएगा, अभी इस पढ़ो ध्यान से यार, ठीक है दी। तो ये 8 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और महाजनपदों की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं, थोड़ा इजी दे देते हैं आपको। चलो ये बताओ ये कौन सा होगा? थोड़ा इजी पर आ जाते हैं, ये कौन सा होगा? नंबर 9। तो सर ये तो बहुत आसान है। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, ओनली महाजनपद लोकेटेड इन दी साउथ इंडिया, इसका नाम है अशमक। इसका नाम है अशमक। ये महाराष्ट्र वाले रीजन में आता है। पोटली इसकी कैपिटल है, गोदावरी वाले क्षेत्र में आता है। पोटली इसकी कैपिटल है और गोदावरी वाले क्षेत्र में आता है। चलो एक और आसान सा दे देते हैं, आसान वाले याद कर लो सर पहले तो। नंबर 10, तो यहाँ कौन सा महाजनपद होगा? राजस्थान में कौन सा महाजनपद था? तो सर राजस्थान में जो महाजनपद था उसका नाम था मत्स्य। राजस्थान में जो महाजनपद था उसका नाम था मत्स्य और विराट नगर उसकी कैपिटल थी। राजस्थान में जो महाजनपद था उसका नाम था मत्स्य और विराट नगर उसकी कैपिटल थी। चलो भाई साहब अब वहां आ जाओ जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर मैं अभी रह रहा हूं, नंबर 11। चलो यहाँ कौन सा महाजनपद होगा? सर ये तो आप इंदौर के पास की बात कर रहे हैं, उज्जैन के पास की बात कर रहे हैं, जहां से शिप्रा नदी निकलती है, जहां कुंभ का भी आयोजन होता है, तो ये सिंहस्थ का आयोजन होता है। तो ये जो महाजनपद है ये है अवंती, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल के लिए ही है। ये जो महाजनपद है ये है अवंती, ठीक है। कौन सा महाजनपद है? अवंती। अवंती की 2 कैपिटल थी, उज्जैनी और माहिष्मती। अवंती की 2 कैपिटल थी, उज्जैनी और माहिष्मती। हालांकि माहिष्मती नर्मदा नदी के किनारे थी, जो माहिष्मती है वो नर्मदा नदी के किनारे थी, तो ये उज्जैनी है। अब सर एमपी यूपी की बॉर्डर में जहां कैन और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है, इस इलाके में नंबर 12 ये कौन सा महाजनपद होगा? नंबर 12 ये कौन सा महाजनपद होगा? एमपी यूपी की बॉर्डर में बुंदेलखंड जहां मेरा जन्म हुआ है, ठीक है, वो कौन सा महाजनपद है? सर ये जो महाजनपद आप बता रहे हैं ये है चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी, जिसकी कैपिटल शक्तिमती हुआ करती थी। चलिए दिल्ली के पास ही मथुरा वाला इलाका है, दिल्ली के पास ही मथुरा वाला इलाका है, तो मथुरा वाले इलाके में आ जाते हैं। बताओ नंबर 13 ये कौन सा महाजनपद होगा? दिल्ली के पास ही मथुरा वाला इलाका है, तो यहाँ कौन सा महाजनपद होगा? वेरी गुड सर, ये जो नंबर 13 है ये शूरसेन महाजनपद है। कौन सा महाजनपद है? शूरसेन महाजनपद है, जिसकी कैपिटल मथुरा हुआ करती थी। शूरसेन महाजनपद है जिसकी कैपिटल मथुरा हुआ करती थी। बहुत ही बढ़िया जी, मैक्सिमम चीजें आपको याद हो गई हैं। अब आ जाते हैं उस इलाके में जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, नंबर 14। बता दो, आप ही बता दो कौन सा महाजनपद होगा? नंबर 14 आप ही बताओ जी, कौन सा महाजनपद होगा? कौन सा महाजनपद होगा? तो सर ये जो महाजनपद है इसका नाम था वत्स। ये जो महाजनपद है इसका नाम था वत्स, वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। प्रयागराज वाले रीजन में आता है। यहाँ एक फेमस राजा हुआ और उस राजा का नाम था उदयन, उस राजा का नाम था उदयन। ठीक है जी, ये बात याद रखना।
ठीक है, अब दो बचे, दो तो बहुत आसान है सर, दो तो हमें वैसे ही याद है। एक तो पटना में आ जाते हैं, बिहार के पटना वाले रीजन में, और एक बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है। कौन कौन से होंगे सर? नंबर 15 जो आपने बताया है ये है मगध, जिसकी राजधानी राजगृह थी। और नंबर 16 जो आपने बताया है ये है अंग, जिसकी कैपिटल चंपा थी। जिसकी कैपिटल क्या थी? चंपा। इसकी राजधानी चंपा थी। ये हो गए 16 महाजनपद कंप्लीट, ये हो गए 16 महाजनपद कंप्लीट। क्लियर? इस तरह से 16 महाजनपद हैं। क्या आपको याद रहेंगे? याद रहने चाहिए वैसे तो, अगर मैप अच्छे से बनाया है, अगर आपने खाली कॉपी में प्रैक्टिस कर लिया है तो डेफिनेटली आपको याद रहेंगे। 2 मिनट इसको देखो ध्यान से, फिर हम मगध की बात करते हैं, राइज ऑफ मगध के बारे में डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, वो है 16 महाजनपद। उदायन थे वो उदयन नहीं थे सलोनी, वो उदायन थे। जो आप बिंबिसार वो मगध की बात कर रहे हो वो उदायन थे। ये उदयन की बात कर रहा हूं जो वत्स से जुड़े हुए थे। वो अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ कनेक्ट मत करना, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, 2 मिनट इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। देखो, आप कह रहे हैं कि यूपी में 6 थे, एक्चुअली यूपी में 8 कैसे थे, ये बात जरा समझिएगा कि यूपी में 8 महाजनपद कैसे हैं, ये आपको बताते हैं। यूपी में 8 महाजनपद इस तरीके से हैं, जैसे सबसे पहले जो क्लियर हैं उनके नाम समझो। जो क्लियर हैं पहले उनके नाम समझो कि कौन कौन से महाजनपद हैं। एक महाजनपद तो हमने पढ़ लिया कि सर एक हो गया शूरसेन। शूरसेन यूपी में है, मथुरा वाले इलाके में। बोलो यस और नो। सर एक और महाजनपद हमने पढ़ा वत्स, ये इलाहाबाद वाले इलाके में है। एक और महाजनपद हमने पढ़ा काशी, ये बनारस वाले इलाके में है। एक और महाजनपद हमने पढ़ा पांचाल, ठीक है। एक और महाजनपद हमने पढ़ा कौशल। एक और महाजनपद हमने कौन सा पढ़ा? कौशल। इस 5 में कोई डाउट है? इन 5 में कोई डाउट है? ठीक है। अब अगर हम छठवें महाजनपद की बात करें तो ये जो छठवां महाजनपद है ये है मल्ल। अब जो मल्ल महाजनपद है ये यूपी और बिहार की बॉर्डर पर है। जो मल्ल है ये यूपी और बिहार की बॉर्डर पर है। नंबर 7 की अगर हम बात करें, नंबर 7 की अगर हम बात करें तो नंबर 7 में एक महाजनपद है कुरु। अब जो कुरु है, कुरु, इसका इलाका मेरठ तक में फैला हुआ था। इसका जो इलाका है ये मेरठ में भी फैला हुआ था। दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है मेरठ, ठीक है। इसके बाद एक और इलाका आता है, एक और है चेदी। अब जो चेदी महाजनपद है ये अभी मैंने बताया कि एमपी और यूपी की बॉर्डर पर था। जो चेदी महाजनपद है वो एमपी और यूपी की बॉर्डर पर था, इसलिए वो दोनों जगह पर आ गया। इसलिए वो दोनों जगह पर आ गया। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? इज दिस ओके? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 8 महाजनपद है। इस तरीके से 8 महाजन, वो नहीं है यार, ये एक बार देखना पड़ेगा गोविंद। ठीक, ये 8 महाजनपद है। क्लियर है यहां तक? ऑल गुड? सारी बातें समझ में आ रही हैं? अब क्लियर है? चलो, वो नहीं पता यार, एक बार देख के बता देंगे आपको। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर अब हम आ रहे हैं, अगले हिस्से पर हम आ रहे हैं, और हमारा अगला टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध। हमारा अगला टॉपिक है मगध का उत्कर्ष अर्थात राइज ऑफ मगध। एक सेकेंड, मगध का उत्कर्ष अर्थात राइज ऑफ
मगध। आइए देखते हैं, इस टॉपिक को भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे। मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध। देखो, जितने 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ वो था मगध। मगध एक ऐसा महाजनपद था जिसके एक तरफ चंपा रिवर, गंगा रिवर, सोन रिवर और एक तरफ विंध्यन माउंटेन, बीच में मगध। मगध ये मुख्य रूप से बिहार में, प्राइमरली बिहार में भी जो पटना वाला रीजन है उसके आसपास, और फिर तो ये एक्सपेंड करता चला गया, फिर तो ये लगातार बड़ा होता चला गया। ठीक है, तो मगध में 4 अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया है। सबसे पहले मगध पर रूल किया बृहदत्त डायनेस्टी ने। हालांकि हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो बृहदत्त है, जो बृहदत्त है वो, कुछ लोग कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करता था। दूसरी डायनेस्टी जो यहां पर आई ये थी हर्यक डायनेस्टी, और तीसरी डायनेस्टी जो यहां आई ये थी शिशुनाग डायनेस्टी, और चौथी डायनेस्टी यहां पर जो आई वो थी नंद डायनेस्टी। इन 4 अलग अलग डायनेस्टीज ने यहां पर रूल किया है, इन 4 अलग अलग वंशों ने यहां पर शासन किया है। बृहदत्त ने रूल किया है, हर्यक ने रूल किया है, बृहदत्त ने रूल किया है, हर्यक ने रूल किया है, शिशुनाग ने रूल किया है और नंदा ने रूल किया है। पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि इन चारों के नाम लिख देता है और कहता है कि इन्हें क्रम से जमाओ, इन्हें ऑर्डर से जमाओ। तो कौन कौन से नाम याद रखना है सर? पहला नाम याद रखना है बृहदत्त, दूसरा नाम याद रखना है हर्यक, तीसरा नाम याद रखना है शिशुनाग और चौथा नाम याद रखना है नंद। एक बार फिर से रिपीट करो, सबसे पहले आएगा बृहदत्त, दूसरा आएगा हर्यक, तीसरा आएगा शिशुनाग और चौथा आएगा नंद। इसके बाद नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर होगा धनानंद। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य मारेगा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। इंडिया का पहला एम्पायर बनाया जाएगा जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। क्लियर है? क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप मगध से हैं, क्या बात है जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो, अब हम यहां से शुरू करते हैं कि सर ऐसा क्या हुआ कि 16 महाजनपद में सबसे आगे मगध ही बढ़ा, 16 महाजनपदों में सबसे आगे मगध ही बढ़ा। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? पहले मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, पहले वाला पढ़ लेंगे, लेकिन आज इस बार पढ़ लेंगे सौरभ, पहले वाला भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान दो जरा। अब हमें यह समझना है कि वो कौन से रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से 16 महाजनपदों में मगध सबसे आगे बढ़ पाया और दूसरे इतने आगे नहीं बढ़ पाए। पहला कारण था कि मगध में लौह अयस्क की प्रचुरता थी। मगध में आयरन, जो आयरन ओर है वो बहुत अबंडेंस में था, और अभी हमने बताया कि जहां पर भी आयरन ज्यादा होगा, आज भी आप देखिए तो जो रीजन है बिहार, झारखंड, बिहार में आप झारखंड वाला रीजन हो गया वो, तो झारखंड उड़ीसा का जो रीजन है, यहाँ आयरन बहुत पाया जाता है, यहाँ लोहा बहुत पाया जाता है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जिसके पास लोहा ज्यादा होगा, जिसके पास आयरन ज्यादा होगा, वही बहुत अच्छे वेपन बना पाएगा, वही बहुत अच्छे टूल बना पाएगा। जो बहुत अच्छे वेपन बनाएगा वो वॉर में हमेशा आगे रहेगा, युद्ध में हमेशा आगे रहेगा, और जो जितने अच्छे टूल्स को बनाएगा वो एग्रीकल्चर में आगे रहेगा, वो कृषि में आगे रहेगा। दूसरा, यहां हाथियों की प्रचुरता थी, यहां पर अबंडेंस ऑफ एलिफेंट था। यहां हाथियों की प्रचुरता थी, यहां अबंडेंस ऑफ एलिफेंट था। इसमें क्या फायदा होता है? हाथी उस समय पर युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, एलिफेंट उस समय वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। यहां तक कि आप सोच के देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य और यूनान के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हाथी गिफ्ट किए थे, बहुत सारे एलिफेंट गिफ्ट किए थे। तीसरा यहां पर यह था कि ये पूरा इलाका गंगा घाटी वाले रीजन में है, जिस वजह से यहाँ बहुत उपजाऊ मैदान है, जिस वजह से यहाँ बहुत फर्टाइल इलाका है। क्योंकि आप देखें,
आज भी बिहार का ये इलाका आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ इलाका है। तो फर्टिलिटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, जिस वजह से एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था, जिस वजह से कृषि बहुत अच्छी होती थी। एक और कारण यह था कि राजगृह जो कि कैपिटल था और बाद में पाटलिपुत्र जो कैपिटल बना, तो राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा था और जो पाटलिपुत्र है ये 3 नदियों से घिरा हुआ था। इससे फायदा क्या मिलता है कि जब आपके कैपिटल, जब आपकी राजधानियां इस तरह से पहाड़ और नदियों से घिरी हुई होती हैं, माउंटेन और रिवर से सराउंडेड होती हैं, तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन आपको मिलता है, एक प्राकृतिक सुरक्षा आपको मिलती है। तो राजगृह को 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जो पाटलिपुत्र है ये 3 नदियों से घिरा हुआ था। जो राजगृह है इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स और जो पाटलिपुत्र है इट वॉज सराउंडेड बाय 3 रिवर्स। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके अलावा यहाँ सबसे अच्छे शासक हुए, यहाँ बहुत अच्छे रूलर हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पास रिसोर्सेस तो होते हैं, हमारे पास संसाधन तो होते हैं, पर अगर आप उनका प्रबंधन नहीं कर पाए, आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर वो आपको तबाही की तरफ ही ले जाएंगे, वो आपको डिजास्टर की तरफ ही ले जाएंगे। अगर मैं सही हूं, मुझे उतना याद नहीं है, पर मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि केबीसी में एक व्यक्ति था जो शायद 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए जीते थे, पर कुछ समय के बाद उन्हें अपने पुराने जीवन में वापस आना पड़ा था, क्योंकि जो पैसा उनके पास आया वो उसे मैनेज नहीं कर पाए। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से, अपने दोस्तों से एक बात बोलता हूं कि अगर आप पढ़ पा रहे हो ना दोस्तों, अगर आप पढ़ पा रहे हो, अगर आप पढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब है आप भारत के उन लकी लोगों में से हो जिनके पास कम से कम पढ़ने के लिए संसाधन है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जो है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, जो है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो और अपने जीवन को बेहतर करो। एक बात याद रखना, आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से होंगे जहां पर आप पहले व्यक्ति हो सकते हो शायद जो पढ़ रहे हो, पहले व्यक्ति हो जिसने कॉलेज किया हो। आपके पास वो मौका है कि आप अपनी पूरी पीढ़ियों को उस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकते हो, उस पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकाल सकते हो जो बहुत पीढ़ियों से आपने झेला है। तो मेहनत करो, जो है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो और आगे बढ़ते जाओ। एक बार आपकी जॉब लग गई ना, आपकी पूरी पीढ़ी ठीक हो जानी है, आपके पूरे परिवार में जो सुख शांति मिलेगी ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मेहनत बहुत करना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना यहाँ योग्य शासक आ गए। जैसे आप लोग योग्य हो, आप लोग अगर पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया काम कर लोगे अपने परिवार के लिए, और जैसे मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना ना, जैसे मगध पावरफुल बना, ऐसे ही आपकी फैमिली भी होगी। ठीक, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्मानंद ये बहुत अच्छे शासक थे, ये बहुत ही अच्छे रूलर थे। सौरभ कह रहे हैं कि सर 1.5x पे पढ़ाओ। क्या करूं सौरभ मैं, आप मुझे बताओ, मैं अपने गले में एक डिवाइस लगा लूं 1.5x पे? ठीक, अरे भाई बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग, 1.5 नहीं 3.5x कर लेना। कैसी बात करते हो यार, ये सर 1.5x पर पढ़ाई है, क्या बात है। क्या करूं मैं, यहाँ कुछ लगा लूं, डिवाइस लगा लूं यहाँ पे। ब्राह्मणवादी सामाजिक मान्यताओं का न्यून प्रभाव था, ये प्रमुख कारण थे जिस वजह से मगध का उत्कर्ष हो सका, मगध का राइज हो सका। अब देख लेते हैं कि मगध की डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक है बृहदत्त, बृहदत्त के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। हर्यंका डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। रीजन ये था कि बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मारा, उदयन को उसके बेटे अनिरुद्ध ने मारा। तो यहाँ पर एक रूल बन गया था कि बेटा अपने पिता को मार रहा था, जो पुत्र है वो अपने पिता को मान रहा था, जो सन है वो अपने फादर का असैसिनेशन कर रहा था। इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है, पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है। तो पहला रूलर बिंबिसार है, फिर अजातशत्रु है, उदयन है जिसे उदयभद्र कहा जाता है, बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। इसके बाद अनिरुद्ध आता है,
अनिरुद्ध के बाद मुंडक आता है और आखिरी जो शासक था वो नागदशक था, जो लास्ट रूलर था वो नागदशक था। इसी तरीके से जो शिशुनाग डायनेस्टी है उसमें शिशुनाग पहला रूलर था, उसके बाद कालाशोक आया, कालाशोक को काकवर्ण भी कहते हैं, और आखिर में महानंदिम आया जिसे नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता है। फिर नंद वंश में पहला शासक महापद्मानंद था और दूसरा शासक धनानंद हुआ, और धनानंद ही इसका आखिरी शासक हुआ, धनानंद ही इसका लास्ट रूलर था। जो धनानंद है, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था और धनानंद को मारने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया गया था। देखो एसएससी में अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रूलर्स के नाम पूछता है। जैसे उसने पूछा है एक बार कि कालाशोक का संबंध किससे था, कालाशोक वॉज एसोसिएटेड विद, तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। ऐसे ही उसने पूछा है कि कुणिक किस राजा का नाम था, कुणिक जो है वो किसे कहा जाता था, अजातशत्रु को। श्रेणिक किसे कहा जाता था, बिंबिसार को। तो ये सब हर्यंका डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, ये सब हर्यंका डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, ये सब हर्यंका वंश से जुड़े हुए हैं। तो ये टेबल बहुत अच्छे से एक बार देख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। जल्दी से ये टेबल देख लो, फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बृहदत्त डायनेस्टी की, बृहदत्त वंश के बारे में। देखो बृहदत्त जो है, बृहदत्त जो है ये इसके संस्थापक बृहदत्त थे, इसके जो संस्थापक हैं वो बृहदत्त थे। जरासंध बृहदत्त के बेटे का नाम था। इन्होंने गिरिब्रिज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। और अंतिम शासक रिपुंजय, अंतिम शासक रिपुंजय इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से सवाल नहीं आते हैं, सवाल यहां से शुरू होते हैं। सबसे पहली है हर्यंका डायनेस्टी, सबसे पहले है हर्यंक वंश। तो हर्यंक वंश का पहला इंपॉर्टेंट शासक है बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। बिंबिसार को एक नाम दिया गया है जैन साहित्य में, जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। ये मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये मगध का एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। इसके राजवैद्य का नाम जीवक था, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ था। इसका जो राजवैद्य है या कोर्ट फिजिशियन है वो जीवक था, जो कि भगवान बुद्ध के भी चिकित्सक थे, जो गौतम बुद्ध के भी चिकित्सक थे। आइए कुछ और बातें जानते हैं। बिंबिसार की कैपिटल राजगृह थी, जो महागोविंद के द्वारा डिजाइन की गई थी। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के कंटेम्पररी है बिंबिसार, ठीक है, दोनों के कंटेम्पररी है बिंबिसार। मगध के विस्तार के लिए 3 सूत्रीय नीति को अपनाया था, 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी अपनाई थी मगध के एक्सपेंशन के लिए। उसमें शामिल था युद्ध की नीति, मित्रता की नीति और विवाह की नीति। उसमें शामिल था पॉलिसी ऑफ वॉर, उसमें शामिल था पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप और उसमें शामिल थी मैरिज पॉलिसी। अब युद्ध की नीति, अंग को हराया युद्ध में और अंग का विलय कर लिया, अंग को डिफीट किया और अंग को डिफीट करने के बाद उसका मर्जर कर लिया। इसने अवंती, क्योंकि अवंती बहुत शक्तिशाली था, अवंती से लड़ाई नहीं कर सकते थे, तो अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पास अपने राजवैद्य जीवक को भेजा ताकि उपचार हो सके। जो अवंती के किंग हैं, अवंती के किंग हैं चंड प्रद्योत, उनके पास अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को भेजा ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। ये पहला व्यक्ति था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसने विवाह की नीति को अपनाया था, जिसने पॉलिसी ऑफ मैरिज को अडॉप्ट किया था। क्योंकि अगर आप किसी से विवाह कर लोगे तो निश्चित तौर पे वो आपके खिलाफ विद्रोह नहीं करने वाले। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि लिच्छवी के राजा चेतक की बेटी चेलना से शादी की, कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन से शादी, प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से शादी की और दहेज में इन्हें काशी मिल गया, और भद्र राजकुमारी शेमा से शादी की।
चेलना जो कि डॉटर थी लिच्छवी किंग चेटक की, उनसे शादी की। महाकौशला जो कि सिस्टर थी कौशल किंग प्रसेनजीत की, उनसे शादी की। और भद्रा प्रिंसेस शेमा से शादी की। और भी शादियां की थी, ये सिर्फ 3 नाम लिखे हुए हैं। और भी बहुत सारी शादियां की थी, और भी मल्टीपल मैरिजेस की थी। ये सिर्फ हमने आपको 3 नाम बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। तो अब हमें क्या क्या याद रखना है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सर बिंबिसार के बारे में पहला पॉइंट ये है, आप ही लोगों को बताना है। बिंबिसार के बारे में पहला पॉइंट ये है कि उसे मगध का एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है, उसे मगध का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा, वो हर्यंक वंश का भी संस्थापक था, वो हर्यंका डायनेस्टी का भी फाउंडर था। हर्यंका डायनेस्टी के लिए एक नाम यूज किया जाता है और हर्यंका डायनेस्टी को कहा जाता है पितृहंता वंश। जवाब दीजिएगा तभी चीजें याद होंगी। पितृहंता वंश, हर्यंका डायनेस्टी को एक नाम दिया जाता है और वो नाम है पितृहंता वंश, पितृहंता डायनेस्टी। बिंबिसार इसलिए जाना जाता है कि बिंबिसार का जो रॉयल फिजिशियन था, जो राजवैद्य था, उसका नाम था जीवक। और जीवक ने 3 लोगों के लिए काम किया है। बिंबिसार के लिए काम किया है, गौतम बुद्ध के लिए काम किया है और चंड प्रद्योत के लिए काम किया है। जिस समय बिंबिसार है तो बिंबिसार के कंटेम्पररी 2 लोग हैं, एक है महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और एक है गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। यह भी याद रखना कि बिंबिसार की जो कैपिटल थी वो राजगृह थी। बिंबिसार की जो कैपिटल थी वो राजगृह थी। बिंबिसार ने मगध के एक्सपेंशन के लिए 3 पॉलिसी को अपनाया था। वॉर करके उसने अंग का विलय कर लिया, युद्ध के द्वारा उसने अंग का विलय कर लिया। थ्रू द वॉर उसने अंग का मर्जर कर लिया। दूसरा, उसने अपनाया था मित्रता की नीति को, अर्थात पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप। अवंती सबसे पावरफुल था तो अवंती के राजा के साथ अच्छे संबंध बनाए। और तीसरा, विवाह की नीति को, पॉलिसी ऑफ मैरिज। ऐसा करने वाला वो पहला व्यक्ति था और उसने मल्टीपल मैरिजेस की थी। जैसे लिच्छवी किंग चेलना, लिच्छवी किंग चेटक की बेटी थी चेलना, उससे शादी की। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की और काशी मिल गया, और शेमा से शादी की। ये 3 इंपॉर्टेंट मैरिजेस उसने परफॉर्म की थी। तो इतनी बातें आपको बिंबिसार के बारे में पता होनी चाहिए, इतनी चीजें बिंबिसार के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक टॉपिक समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या यहां तक टॉपिक समझ में आ रहा है? ठीक, ऑल गुड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है? चलो एक बार देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं, एक्सपेंशन की बात करते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु का एक नाम था कुणिक, अजातशत्रु का एक नाम था कुणिक। ठीक है, अब कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया। इसने क्या किया था? ही डिफीटेड द किंग ऑफ कौशल प्रसेनजीत। तो कौशल का भी विलय कर लिया गया। प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से विवाह करके काशी प्राप्त कर लिया और कौशल का मगध में विलय कर लिया। इसने प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से शादी की थी। तो प्रसेनजीत की बहन से जो शादी की थी वो बिंबिसार ने की थी, और प्रसेनजीत की बेटी से जो शादी की है वो अजातशत्रु ने की है। वज्जी से 16 वर्षों तक इसने संघर्ष किया था। जो वज्जी है, वज्जी के साथ 16 ईयर तक इसका स्ट्रगल चला था। वज्जी के साथ 16 वर्षों तक इसका संघर्ष चला था और अंत में इसने अपने एक मंत्री वर्षकार को वैशाली भेजा था। इसकी भी कहानी है, एक छोटी सी कहानी सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि वज्जी बहुत ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसमें बहुत सारे राजा शामिल थे, क्योंकि वज्जी एक रिपब्लिक था। वज्जी क्या था? वज्जी एक रिपब्लिक था, तो वज्जी बहुत पावरफुल था। अजातशत्रु वज्जी को कॉन्कर करना चाहता था, अजातशत्रु वज्जी को जीतना चाहता था। 16 साल लगे वज्जी को जीतने में। इट टुक 16 ईयर टू कॉन्कर वज्जी। 16 साल, 16 ईयर। और आखिरी में भी कैसे हुआ? आखिरी में भी जाना पड़ा हमजा को।
हमजा आपने मूवी देखी है धुरंधर? तो हम क्या करते हैं, धुरंधर मूवी में हमारा एक बहुत ही अच्छा स्पाई है, वो पाकिस्तान में चला जाता है। तब इन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा स्पाई बना करके। इनके एक मंत्री थे अजातशत्रु के, जिनका नाम था वर्षकार। वर्षकार को इन्होंने भेजा कि भाई साहब तुम जाओ, तुम जाकर के वज्जी में पता करो कि आखिर क्या रीजन है कि हम इन्हें हरा नहीं पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि वर्षकार 2 से 3 सालों तक वज्जी में रहा और वहां से उसे समझ में आया, उसने फिर वहां पर उन राजाओं के बीच में फूट डाल दी, जो भी वहां पर राजा थे उन सबके बीच में उसने रिफ्ट क्रिएट कर दिए और एक मौका देखा जब वज्जी पर अटैक किया जा सकता है। इसी बीच में जो अजातशत्रु है उसने अपनी पावर को बढ़ाया, अजातशत्रु ने अपनी पावर को एनहांस किया, अजातशत्रु ने अपनी पावर को एनहांस किया। और जब लड़ाई हुई तो उसने 2 हथियारों का प्रयोग किया, रथमूसल और महाशिलाकंटक। ये 2 नए वेपन उसने यूज किए। एक वेपन का नाम था रथमूसल और दूसरे वेपन का नाम था महाशिलाकंटक। ये था रथमूसल और ये था महाशिलाकंटक। इन दोनों का जो यूज है ना, ये आपको बाहुबली फिल्म में देखने मिलेगा। देखो बाहुबली जो मूवी बनाई गई है ना, वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। बाहुबली जो मूवी बनाई गई है ना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस मूवी का। तो उस मूवी में अगर आप देखें तो इन दोनों हथियारों का प्रयोग किया जाता है। एक तो रथमूसल का प्रयोग किया जाता है, जो आई थिंक भल्लाल देव यूज करता है, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं तो। और ये जो उपयोग है महाशिलाकंटक, इसका प्रयोग बाहुबली करता है। ठीक है, तो इन दोनों हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था वज्जी के खिलाफ। इन दोनों हथियारों का जो प्रयोग है वो अजातशत्रु ने किया था वज्जी के खिलाफ। ठीक है, शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे और बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लगा था। शासन काल के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, मतलब जब अजातशत्रु राजा था उसी समय पर गौतम बुद्ध की डेथ हुई है। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति का आयोजन इसी के समय पर हुआ है और बाद में इसके बेटे के द्वारा इसे मार दिया गया। तो अभी हम बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है दोस्तों, वो किसके समय पर हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उदयन, उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया। यहीं से एक ही सवाल बनता है, वो यही बनता है कि इसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर, पुष्पध्वज और कुसुम ध्वज जैसे नामों से भी जाना जाता है। फिर आता है नागदशक। ये हर्यंक्या डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। जनता ने इसको हटा दिया और हटाने के बाद शिशुनाग को अगला शासक बनाया, शिशुनाग को अगला रूलर बनाया। शिशुनाग ने एक डायनेस्टी बनाई, शिशुनाग ने एक डायनेस्टी बनाई और उस डायनेस्टी का नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में 2 ही रूलर हुए, एक रूलर था शिशुनाग और दूसरा जो रूलर था वो था कालाशोक। शिशुनाग मगध में इसने शिशुनाग वंश को स्थापित किया, मगध में इसने शिशुनाग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और इसने कैपिटल बनाई वैशाली। 3 कैपिटल हो गई। बिंबिसार के समय राजगृह कैपिटल थी, उदयन के समय पाटलिपुत्र कैपिटल थी और शिशुनाग ने वैशाली को कैपिटल बनाया है। शिशुनाग ने वैशाली को कैपिटल बनाया है। इसका एक बहुत बड़ा काम था कि इसने अवंती को हराया था, इसने अवंती महाजनपद को डिफीट किया था। फिर उसका बेटा कालाशोक, जिसे काक वर्ण कहा जाता है, वो राजा बना। इसने दोबारा से पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया और इसी के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसी के समय वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई। हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट ने लिखा है, हर्षचरित, राजधानी भ्रमण के समय हत्या हो गई और अंतिम शासक नंदी वर्धन था। सवाल क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है कि वैशाली को कैपिटल किसने बनाया? शिशुनाग ने। देखो, सबसे पहले राजगृह कैपिटल थी बिंबिसार के समय, पाटलिपुत्र बनी उदयन के समय, वैशाली बनी शिशुनाग के समय और जब कालाशोक रूलर बना तो उसने दोबारा से वैशाली को कैपिटल बना दिया। चलो, अगला जो डायनेस्टी है, जो लास्ट डायनेस्टी है मगध का, यह है नंद। जो लास्ट डायनेस्टी है यह है नंद। नंद में 2 ही रूलर हुए हैं, एक महापद्मानंद
और एक घनानंद, एक महापद्मानंद और एक धनानंद। जो महापद्मानंद है तो ये नंद वंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी था। मगध में सबसे शक्तिशाली शासक यही हुआ है। मोस्ट पावरफुल जो रूलर था वो यही था, मोस्ट पावरफुल जो रूलर था वो यही था। इसको एकराट का टाइटल मिला हुआ था, इसे एकराट का टाइटल मिला हुआ था, इसे एकराट कहा जाता था। ठीक है, एकराट कहा जाता था। एक और बात याद रखना, छोटा सा पॉइंट है लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहा जाता है कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ये जैनिज्म के अनुयायी थे। और महापद्मानंद जो है, महापद्मानंद के समय पर इस ड्यूरेशन में एक बहुत बड़े व्याकरण या ग्रामर के बहुत फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम है पाणिनि। ग्रामर के एक बहुत फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम है पाणिनि। तो पाणिनि का जो टेन्योर है वो महापद्मानंद के समय का टेन्योर है। फिर आखिरी जो शासक है लास्ट, वो है धनानंद। धनानंद वॉज द लास्ट रूलर, ये अंतिम शासक था। इसी के समय पर सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था। इसी के समय पर जो अलेक्जेंडर है उसने इंडिया पर अटैक किया था। इंडिया पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था, पर्शियन ने अटैक किया था, और पर्शियन के बाद इंडिया पर अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। पर्शियन ने अलेक्जेंडर पर अटैक किया था। ठीक है, ये बात पर्शियन, ये बात याद रखिएगा। ऐसे समझो आप कि सबसे पहले, आप लोग इतने कमेंट करते हो ना कि फ्लो बिगड़ जाता है कई बार। सबसे पहले यहां पर जो अटैक किया वो थे ईरानी अर्थात पर्शियन, वो थे पर्शियन। पर्शियन के बाद जो इन्वेजन हुआ वो थे ग्रीक्स, वो थे ग्रीक्स अर्थात यूनानी। ठीक है, जब ईरानियों ने अटैक किया तो इसमें था दारा प्रथम, जिसे डेरियस फर्स्ट कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डेरियस फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रीक थे, ग्रीक ये 326 बीसी में आए और इसमें आया था सिकंदर, इसमें आया था अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था तब इस समय पर मगध में धनानंद का रूल था। और सिकंदर की एक लड़ाई होती है जिसे हम बैटल ऑफ हाइडेस्पीस बोलते हैं, या झेलम नदी की लड़ाई, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। ये होती है पोरस, ये होती है पोरस और सिकंदर के बीच में, बिटवीन पोरस एंड सिकंदर। तो ये बातें याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये अटैक किसने किया था पहला। तो इंडिया पर पहला फॉरेन इन्वेजन पर्शियन ने किया था, उसके बाद ग्रीक आए थे, उसके बाद ग्रीक आए थे। ठीक है, तो आखिरी शासक धनानंद था, और जो धनानंद है इसको मार देता है चंद्रगुप्त मौर्य। जो धनानंद है चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया, और इस तरह भारत में, इस तरह इंडिया में मौर्य वंश की स्थापना होती। चलिए, तो हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम प्रश्नों पर। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नों पर। ठीक, चलो ध्यान दो। सबसे पहले यहां पर आते हैं, इन एंशिएंट इंडिया द महाजनपद ऑफ अंग, इन एंशिएंट इंडिया द महाजनपद ऑफ अंग हैड इट्स कैपिटल एट विच सिटी इन बिहार। प्राचीन भारत में अंग महाजनपद की राजधानी बिहार के किस नगर में थी? देख सकते हैं क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि सर अंग की राजधानी थी चंपा, अंग की कैपिटल थी चंपा। ठीक है जी, अंग की कैपिटल चंपा थी, वज्जी की कैपिटल वैशाली थी, मल्ल की कैपिटल कुशीनारा, मगध की राजधानी पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, कौशाम्बी जो है ये वत्स की कैपिटल थी, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी थी। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वॉज डिफीटिंग अवंती। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती को पराजित करना था, उसे मगध में मिलाना था। कलिंग विजय, पाटलिपुत्र किले का निर्माण, ये थोड़ा सा ना आंसर यहीं बन गया, कोई बात नहीं, इसको अलग करते हैं। विच रूलर वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्मानंद था। नंद वंश का जो संस्थापक है ये महापद्मानंद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एंशिएंट संस्कृत ग्रामेरियन लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नंद? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो महर्षि पाणिनि है
महर्षि पाणिनि महापद्मानंद के समय थे। महापद्मानंद के समय थे महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्ट अध्यायी नाम की एक प्रसिद्ध किताब लिखी है। अगला, तक्षशिला जो एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, प्राचीन भारत में किस महाजनपद की राजधानी था? तो सर ये भी हमने पढ़ा था कि तक्षशिला गांधार की कैपिटल था। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेश्मती थी। कंबोज की जो कैपिटल है वो हाटक या राजपुर थी। जो कौशल है, कौशल, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती थी। बताते जाइए, ऐसे ही आंसर देते जाइए। अगला, राजगृह प्राचीन भारत के किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राजगृह जो है वो कैपिटल थी मगध की। राजगृह जो कैपिटल है वो थी मगध की। राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगध। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपद किस में मेंशन किए गए हैं? तो अंगुत्तर निकाय में मेंशन किए गए हैं। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, उसमें मेंशन किए गए हैं। चंड प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ विच एंशिएंट रिपब्लिक? तो चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। हमने 2 से 3 बार डिस्कस किया कि चंड प्रद्योत वॉज अ रूलर ऑफ अवंती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर कौशल जनपद की राजधानी था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द कैपिटल ऑफ कौशल? तो कौशल की कैपिटल हमने अभी पढ़ी थी कि सर जो कौशल है उसकी राजधानी श्रावस्ती था। कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती था। यहाँ पर काशी, ये बनारस वाला रीजन है। कौशाम्बी, वत्स, इलाहाबाद, अहित छत्र पांचाल की कैपिटल था। अहित छत्र पांचाल की कैपिटल थी। आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु किस वंश का शासक था? अभी हमने कहा था कि ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अजात शत्रु हरियंका वंश से था। हरियंका वंश में बिंबिसार है, अजात शत्रु है, उदयन है। नंद वंश में महापद्मानंद है, धनानंद है। महापद्मानंद है, धनानंद है। मगध के शासक बिंबिसार के वैद्य कौन थे? फिजिशियन कौन था मगध के रूलर बिंबिसार का? तो सर वो जीवक थे, जीवक। आगे बढ़ते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी किस नगर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? फ्रॉम विच सिटी डिड उदयन शिफ्ट द कैपिटल ऑफ मगध टू पाटलिपुत्र? तो पहले राजधानी थी राजगृह। राजगृह से उसने क्या बनाई थी? राजगृह से उसने कैपिटल ट्रांसफर किया पाटलिपुत्र। बाद में जब शिशुनाग आया तो उसने कैपिटल बनाई वैशाली। फिर जब कालाशोक आया तो उसने कैपिटल दोबारा से पाटलिपुत्र को बना दिया था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? आसान है। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन एंशिएंट इंडिया? तो जवाब होगा ईरानी। ईरानियों ने अटैक किया था। पर्शियन ने इंडिया पर सबसे पहला अटैक किया था। ठीक है जी। अगला, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गेड्रोसिया कहा जाता था? गेड्रोसिया जो वर्ड है ये बलूचिस्तान के लिए यूज किया गया है। ये अच्छा फैक्ट है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? तक्षशिला कहां पर है जी? तो अभी आपको बताया था कि तक्षशिला जो है ये गांधार में थी, और गांधार वाला जो इलाका है ये पंजाब में आता है। पंजाब पाकिस्तान का जो रीजन है, यहीं पर पेशावर था, और पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था। तो सही जवाब होगा सी, पंजाब वाला रीजन। अगला, टैक्स नोन एज भागा, अच्छा प्रश्न है ये। टैक्स नोन एज भागा was levied on which of the following during the महाजनपद पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत के महाजनपद काल में भाग नामक कर किस पर लगाया जाता था? जो भाग नाम का टैक्स है वो किस पर लगाया जाता था? तो याद करो, हमने आपसे कहा था कि देखो टैक्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता था बलि, और जो बलि है इसी का एक पार्ट था भाग। जो भाग है ये कृषि पर लगाया जाता था, और कितना होता था? उपज का 1/6 होता था। उपज का 1/6 होता था। ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया राजगृह फंक्शनड एज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? सर मगध की कैपिटल राजगृह थी। एसएससी CHSL 2025। आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद वॉज? वज्जी महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो डिस्कस किया था कि मल्ल और वज्जी ये दोनों रिपब्लिक थे, ये दोनों ही रिपब्लिक थे। मल्ल की कैपिटल कुशीनगर, और जो वज्जी है इसकी कैपिटल वैशाली थी।
ठीक है, वैशाली। यही तो इसका जवाब होगा सी, वैशाली। वज्जी को जीतने के लिए 16 साल लगे थे अजातशत्रु को। बाद में उसने महाशिलाकंटक और इस्तेमाल किया था महाशिला रथ मूसल का जीतने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी एनेक्सेड सेवरल इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल किंगडम इन इट्स विनिसिटी सच एज कौशल, काशी और वज्जी। अब वज्जी जहां पर नाम आया कि भाई साहब वज्जी को किसने जीता है, तो अभी अभी आपको बताया कि वज्जी को जीतने का काम तो अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार ने अंग को जीता था, बिंबिसार ने अंग वाले रीजन को कैप्चर किया था। अगला देख लेते हैं। मगध में शुंगों के बाद किस वंश ने शासन किया था? मगध पर शुंग के बाद किसने रूल किया था? अभी आपसे नहीं बनेगा, छोड़ दो। राजनीतिक विवाहिक नीति के अंतर्गत मगध के राजा बिंबिसार ने कौशल के शाही परिवार में विवाह किया। वधु कौशल के किस शासक की बहन थी? तो बहन का नाम था जी महाकौशला, और महाकौशला बहन थी प्रसेनजीत की। महाकौशला बहन थी प्रसेनजीत की। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। मगध की राजधानी स्थायी रूप से पाटलिपुत्र ले जाए जाने से पहले वर्तमान बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लंबे समय तक इसकी राजधानी रहा? पाटलिपुत्र जाने से पहले हम जानते हैं राजगृह बहुत लंबे समय तक कैपिटल रहा, बहुत ही लंबे समय तक राजधानी रहा है। एक और देख लेते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध किसने जीता था? अब देखो ये विवादित है, पर हाँ किताबों में सिकंदर ही लिखा है, अलेक्जेंडर ने ही ये युद्ध जीता था। आर्य सप्त सिंधु में रहते थे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसका हिस्सा नहीं थी? सप्त सिंधु का हिस्सा कौन नहीं थी? शिप्रा। शिप्रा इसका पार्ट नहीं थी। सिंधु इसका हिस्सा थी। झेलम जिसे वितस्ता कहा जाता था, चेनाब जिसे अस्किनी कहा जाता था, रावी जिसे परुष्णी कहा जाता था, ब्यास जिसे विपाशा कहा जाता था, सतलज जिसे सतुद्री कहते थे, और सरस्वती, ये सप्त सिंधु का हिस्सा थी, बाकी नहीं थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान किस महाजनपद में निवास किया था? तो उन्होंने मत्स्य में निवास किया था, विराटनगर। ये बताना मैं आपको भूल गया था कि मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, विराटनगर, तो वो आपको याद रखना है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रहा है? ऑल गुड। शिप्रा नदी के किनारे ही हम भी रहते हैं भाई। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित तक्षशिला नगर की पहचान किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। डिस्कस किया था हमने कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पता लगाया था तक्षशिला के बारे में। वैशाली में विश्व के प्रथम गणराज्य की स्थापना किसने की थी? अब बताओ भाई, इसका जवाब है मौर्य, नंद, गुप्त। मोर देन वन ऑफ द अबव। जवाब होगा ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से किसी ने भी स्थापना नहीं की थी इसकी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था उस समय पर रूलर था धनानंद। उस समय पर रूलर था धनानंद। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों पर कर लगाया करते थे, ये बताओ भाई साहब। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इसका जवाब? हाँ जी, ये बताओ। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। कितना था? तो बताया था आपको कि सर 1/6 था। कितना था? 1/6 बताया था। भाग कितना था? 1/6 था भाग। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता था? गंगा के साउथ में जो इलाका है, ठीक है, गंगा के साउथ में जो इलाका है उसे क्या बोलते थे? अनर्थ, तक्षशिला, चोल, क्या बोलते थे? तो उसका जवाब है ई, इनमें से कोई भी नहीं बोलते थे। ठीक, चलो, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। कल मिलते हैं आपसे, कल नहीं अब परसों मिलेंगे, और चर्चा करेंगे हम मौर्य के बारे में। चर्चा करेंगे हम सॉरी बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लासेस आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में, और पढ़िएगा इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से। हमारा चैनल है सिलेक्शन विद जीएस टेलीग्राम का, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। दक्षिणावर्त वाला इलाका था वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू।